होती हैं। देखिए, महासागरीय जल में जब हवाओं के कारण, उसके कारण तो बहुत है, ठीक है। महासागरीय जल में जब बड़े बड़े पानी की लहरें ऊपर उठती हैं, ठीक है, महासागर तरंगों के रूप में, जब महासागरीय जल है ना, महासागरों का जल जब तरंगों के रूप में ऊपर उठता है तो उसको हम लहरें या फिर तरंगे कहते हैं ना। पानी का जो महासागरीय जल होता है उसमें ऐसे हलचल होती है, ठीक है, तो वह हलचल जो है तरंगों के रूप में होती है या लहरों के रूप में होती है। तो कुछ उसके कारण हैं, ठीक है। क्या क्या कारण हो सकते हैं? कारण तो बहुत से हैं, ठीक है, उसमें से कुछ प्रमुख कारणों को हम लोग समझेंगे। देखिए, महासागरीय लहरों के उत्पन्न होने का कारण है वायु का परिसंचरण, ठीक है, यानी कि हवाओं का चलना। दूसरा कारण है भूकंप। तीसरा कारण है पृथ्वी का घूर्णन। चौथा कारण है जलधारा, मतलब कि जल राशियों के घनत्व में अंतर, ठीक है, उनके तापमान में अंतर। तो ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति के। जो प्रमुख बात आती है कि नियंत्रक, यानी कि इनको नियंत्रित कौन करता है, ठीक है, क्या इसके नियंत्रक होते हैं। देखिए, लहरें तो इस रूप में चलती हैं, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से गतिमान होती हैं। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको कहते हैं श्रृंग, ठीक है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं क्रेस्ट, ठीक है ना। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको कहते हैं गर्त या द्रोणी। यहां से एक श्रृंग से दूसरे श्रृंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं लेमडा, यानी कि इसको तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं। तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं। ये दो तीन चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य, सबसे पहले हम नियंत्रक की बात कर लेंगे, फिर उसके बाद इसके प्रकार की चर्चा करेंगे। ऐसे कौन कौन से नियंत्रक हैं जो तरंगों को प्रभावित करते हैं, यानी कि तरंगों पर अपना नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। देखिए, पहली चीज है वायु की गति। वायु की गति। दूसरी चीज है वायु का वेग। वायु का वेग, ठीक है, यानी कि इसकी वेलोसिटी, है ना, नॉर्मली रूप में आप स्पीड जानते हैं उसको, तो वेलोसिटी। तीसरी चीज है इसका फेज, ठीक है, तीसरी चीज है इसका फेज। और चौथी चीज है सागरीय दशा। सागरीय दशा आदि और भी है, ठीक है। मुख्य रूप से चार चीजों को आपको ध्यान में रखना है। एक तो वायु की गति, दूसरा वायु का वेग, तीसरा फेज है, और चौथा है सागरीय दशा, यानी कि वायु की गति, वायु किस स्पीड से चल रही है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर हमने एक ही चीज यहाँ पर लिख दिया हुआ है, ठीक है, वायु की गति, ठीक है, गति और वेलोसिटी। तो वायु का वेग ही उसकी गति हो गई, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे दिशा, यानी कि डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। दोनों चीजें एक ही लिख दिए थे, मेंशन कर लीजिए उसको। पहला है वायु की दिशा, यानी कि उसका जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है और कितनी तेज वो चल रही है। और दूसरी चीज है फेज, है ना। फेज क्या होता है भाई? देखिए, जैसे ये कोई महासागर का तल है ना, कि यानी कि महासागरीय सतह है, तो कोई वायु किसी स्पीड से, कोई वायु किसी स्पीड से कितने समय तक वह चल रही है, ठीक है, कितने समय तक जो है कि प्रवाहित हो रही है, कितने समय तक और कहां पर, यानी कि महासागरीय जो सतह है उसको कितना कवर कर रही है, उसको हम फेज कहते हैं। फेज में दूरी भी आता है और प्लस अवधि भी आता है, ठीक है। अवधि किसकी आती है कि कोई वायु कितनी देर तक चली है, किस स्पीड से, यानी कि कोई वायु कितनी देर तक चली है, ठीक है, किसी स्पीड से, किसी वेग से। तो ये होता है फेज। फिर से समझ लीजिए, फेज क्या है? फेज वह महासागरीय सतह है जिस पर किसी समय में वायु प्रवाहित होती है, ठीक है, कुछ समय तक, ठीक है, यानी कि कितनी देर तक वायु प्रवाहित हो रही है किसी महासागर के सतह पर, उसको कहेंगे फेज। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो महासागरीय सतह है, यहाँ पर 1 घंटे 50 किलोमीटर की स्पीड से वायु चली है, तो इसका यह क्या कहा जाएगा, या फेज कहा जाएगा कि इतनी दूरी में उस वायु का प्रभाव था, ठीक है। यानी कि फेज पर ही, फेज पर वायु के प्रभाव से लहरें उत्पन्न होती हैं। अब बात करेंगे कि लहरें तो मुख्यतः ऊर्जा के कारण उत्पन्न होती हैं। तो ऊर्जा का जब संचार होता है
तो ऊर्जा संचरण के आधार पर यहां मेंशन करेंगे, ऊर्जा संचार के आधार पर लहरों के 3 प्रकार हैं। अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स, दूसरा है अनुदैर्घ्य और तीसरा है कक्षकीय। ठीक है, ऑर्बिटल। अनुप्रस्थ में वायु का जो डायरेक्शन होता है वो इस साइड होता है या ऐसे होता है, मतलब क्षैतिज होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होता है। अनुदैर्घ्य में वायु या आधार पर तरंगों लिखते हैं ना, वायु की बात यहाँ नहीं करेंगे, हम सीधे तरंगों की बात करेंगे, तरंगों के प्रकार। ठीक है, तो एक अनुप्रस्थ तरंग हो गई, यानी कि देखिए ये तरंग अगर यहां से स्टार्ट हुई है तो इस साइड बढ़ रही है ना, इस साइड बढ़ रही है, तो ये तरंग क्या हो गई, ये अनुप्रस्थ हो गया। दूसरा होता है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य ऊपर नीचे ट्रेवल करता है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल चलता है। अब देखिए ये तरंग जब बढ़ रही है आगे तो ऊपर नीचे भी हो रही है ना, इस तरीके से ऊपर नीचे हो रही है, तो ये क्या हो गया, ये तरंग दैर्घ्य अनुदैर्घ्य हो गई। दूसरा होता है कक्षकीय। इनका पता ही नहीं चलता है कि ये तरंग किधर चल रही हैं, यानी कि अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों का सम्मिश्रण होता है। जैसे किसी एक पॉइंट पर हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या वो स्पीड हो रहा है। तो ऐसी प्रकार की कोई तरंग, ठीक है, ऐसी प्रकार की कोई तरंग जिसमें अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हो, स्पष्ट उसका मालूम नहीं चले कि वो आखिर दिख कहाँ है या है क्या, बहुत नॉर्मल होती है ये, उसको कक्षकीय कहते हैं। तो ये तो ऊर्जा संचार के आधार पर हमने आपको बताया। ठीक है, अब बात करेंगे मुख्य रूप से जो तरंगों के प्रकार हैं। ये तो ऊर्जा संचार के आधार पर हो गया। नॉर्मली मुख्य रूप से जो तरंगों के प्रकार हैं, उन तरंगों के प्रकार को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। तो हम देखेंगे बलों के आधार पर, बलों के आधार पर। ठीक है, कुछ ऐसे बल हैं जो पृथ्वी के अंदर से या तो पृथ्वी के बाहर से कार्य करते हैं। तो इन बलों के आधार पर, जैसे कि पहला है तूफान तरंग, आंधियों के आने से। दूसरा है ज्वारीय तरंग। ज्वारीय तरंग का नाम आपने सुना होगा, आप जानते होंगे, ज्वारों के उत्पन्न होने से जो ज्वार भटाता है वो तरंगों के रूप में ही एक्चुअली आता है। तो उसका कारण क्या है भाई, कौन सा बल लगता है, तो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, उसकी वजह से ज्वारीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। ठीक, तो मुख्य रूप से ये तरंगे हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे अगला सागरीय जल की गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर। ठीक है, नोट करेंगे आप, सागरीय जल की गहराई के आधार पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो आएगा दोलन तरंगे। दोलन तरंगे, ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। ऑस्किलेटरी वेव्स, ऑस्किलेटरी वेव्स। दोलन तरंगों को गहरे जल की तरंगे भी कहते हैं। इसको गहरे जल की तरंगे भी कहते हैं, गहरे जल की तरंगे भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, दोलन तरंगे, ये तरंगे क्या होती हैं कि महासागर की गहराई से उत्पन्न होती हैं। दोलन तरंगे महासागर के बिल्कुल जो गहराई है ना, गहरे जल से उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको गहरे जल की तरंगे भी कहती हैं। और मुख्य रूप से ये तरंगे वृत्ताकार चलती हैं, यानी कि ऐसे चलती हैं। ठीक है, वृत्ताकार, इसकी विशेषता क्या है, मुख्य रूप से ये वृत्त के आकार में चलती हैं और ये क्या करती हैं कि नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं। ठीक है, ये गहरे जल की तरंगे होती हैं, इसलिए इनका ये अपर्दन में कम होती है, ज्यादा अपर्दन तट का नहीं ये करती हैं, तट की तरफ जब आती हैं तो पहला हो गया ऑस्किलेटरी वेव्स, दोलन तरंगे। दूसरा बात करेंगे स्थानांतरित तरंगे। स्थानांतरित तरंगे,
ठीक है, यानी कि ट्रांसलेटरी वेव्स, ट्रांसलेटरी वेव्स, ठीक है, ट्रांसलेटरी वेव्स, स्थानांतरित तरंगे। ये तरंगे क्या करती हैं, ये तरंगे जो है दोलन तरंगों से ज्यादा अपर्दन करती हैं। ध्यान दीजिएगा, इनके मुकाबले जो है ज्यादा अपर्दन होता है, ज्यादा अपर्दन करती हैं। स्थानांतरित तरंगों के बारे में ध्यान दीजिएगा कि ये ज्यादा अपर्दन करती हैं, ठीक है। और जिस तरीके से दोलन तरंगे गहरे जल की तरंगे हैं, उसी तरीके से स्थानांतरित तरंगे छिछले सागर की तरंगे हैं, ठीक है, छिछले सागर की तरंगे होती है, ठीक ना। ये जो तरंगे हैं स्थानांतरित, ये छिछले सागर की तरंगे होती हैं, ठीक है। एक और तरंग है तीसरा इसमें, संक्रमणीय तरंग, ठीक है, संक्रमणीय तरंग तीसरा है, संक्रमणीय तरंग, ठीक है, यानी कि इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल वेव्स, ट्रांजिशनल वेव्स इसको बोला जाता है, संक्रमणीय तरंग होती है। संक्रमणीय तरंग स्थानांतरित तरंगों एवं दोलन तरंगों के बीच में उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, स्थानांतरित तरंगे जो होती है वो छिछले सागर की तरंगे होती हैं, ठीक है। अब हम थोड़ी सी एक चर्चा ये करेंगे कि इनकी गति क्या होती है, किस प्रकार से होती है, ठीक है। देखिए, दोलन तरंगे गहरे जल की तरंगे होती हैं, यानी कि जल की जितनी गहराई होगी, है ना, दोलन तरंगों का जो उत्पत्ति होता है वो गहरे जल में होता है। तो जल की जितनी गहराई होगी, जितनी गहराई से उत्पन्न होंगे, इसकी गति उतनी ही तेज होगी, ठीक है। उसी तरीके से स्थानांतरित तरंगे भी छिछले सागर की तरंगे हैं, यानी कि ये भी जितने अंदर उत्पन्न होती, जितने गहराई में उत्पन्न होगी, इसकी गति उतनी ही तेज होगी। एक नोट ध्यान दीजिएगा ये बात कि स्थानांतरित तरंगों को एक श्रृंगी तरंगे भी कहते हैं, एक श्रृंगी तरंगे भी इसको कहते हैं, किसको, स्थानांतरित तरंगों को एक श्रृंगी तरंगे भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, एक बात और इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आता है कि स्थानांतरित तरंगे जो होती है ना, स्थानांतरित तरंगों की दिशा वही होती है, मतलब स्थानांतरित तरंगे जब उत्पन्न होती हैं तो जिस दिशा में तरंग जाती है उसी दिशा में जल की गति भी होती है, यानी कि जल की गति और तरंगों की दिशा एक ही होती है। दोलन तरंगों में चूंकि गहरे जल का है तो यह माना जाता है कि इसमें जल की गति होती नहीं है। पवन के माध्यम से थोड़ा बहुत प्रवाह होता है, लेकिन दोलन तरंगों में जल गति नहीं करता, अपने स्थान पर रहता है, जबकि स्थानांतरित तरंगों में जल गति करता है, ठीक ना। और संक्रमणीय तरंग क्या है भाई, ये दोनों तरंगों के बीच वाली तरंग है। दोलन तरंगे गहराई में, स्थानांतरित तरंगे छिछले सागर में, और संक्रमणीय उन दोनों के बीच में उत्पन्न होता है। क्लियर है। चलिए, कुछ और तरंगों की चर्चा अब हम करेंगे यहाँ पर, जैसे भू आकृति के आधार पर, भू आकृति के आधार पर, ठीक है। इसमें हम भू आकृति के आधार पर बात करेंगे। दो तरंगे हैं मुख्य रूप से, रचनात्मक एवं दूसरी तरंग है विनाशी, ठीक है। रचनात्मक एवं विनाशी दो प्रकार की तरंगे हैं भू आकृति के आधार पर। रचनात्मक तरंगे क्या होती हैं, लॉन्ग वेवलेंथ वाली होती हैं एंड लो फ्रीक्वेंसी इनकी होती है, ठीक। जो रचनात्मक तरंगे हैं ये लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली होती हैं, दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली होती है। यहां से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। दीर्घ तरंग दैर्घ्य और कम आवृत्ति वाली होती हैं। ऐसी तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य लंबी होती है, ठीक है, वो रचनात्मक होती है। ध्यान दीजिएगा, जो दोलन तरंगे हैं ना, यानी कि जो गहरे जल की तरंगे हैं, इनकी एक और विशेषता है, गहरे जल की तरंगों की जो स्पीड होती है, इनकी जो स्पीड होती है, इनकी जो गति होती है, ठीक है, वो तरंग दैर्घ्य के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। जिसे अभी हमने यहाँ पर बताया था कि स्थानांतरित तरंगे हैं, इनकी गति जल की गहराई पर निर्भर करती है, ठीक है। तो दोलन तरंगे गहराई के साथ साथ तरंग दैर्घ्य पर भी डिपेंड करती है, यानी कि जितनी बड़ी तरंग दैर्घ्य होगी, जितना बड़ा लैम्डा होगा ना, ये यहां से यहां तक तरंग दैर्घ्य जितनी बड़ी होगी,
दोलन तरंगे उतनी ही तेज गति से चलेंगी। तरंग दैर्घ्य छोटी होगी तो दोलन तरंगे कम गति से चलेंगी। उसी तरीके से रचनात्मक में होता है, जो दीर्घ तरंगे होती है वो रचनात्मक होती हैं, यानी कि ये जो इसका तरंग दैर्घ्य जिसका ज्यादा होता है ना, जैसे एक ये हो गया और एक ये तरंग दैर्घ्य हो गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो लेमडा है यानी कि जो वेवलेंथ है ये ज्यादा हो गया। तो ऐसी तरंगे जिनकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है वो रचनात्मक होती हैं, ठीक है। ये किसी चीज का विनाश नहीं करती हैं, निर्माण करती हैं, रचना करती हैं, ठीक है। सागरीय तट पर विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बनाती हैं। जबकि जो विनाशी होती है ये शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं, ठीक है। शॉर्ट लेमडा में लिख देता हूँ, समझ लीजिएगा, शॉर्ट वेवलेंथ वाली होती हैं। यानी कि विनाशी तरंगे क्या करते हैं, विनाश करते हैं। जैसे सागरीय तट पर जितने भी प्रकार के जो स्थलाकृतियां बनती हैं, जैसे पुलिन वगैरह हो गया, उन सबका ये विनाश कर देती है ना। क्यों विनाश कर देती हैं भाई, इनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है, ठीक है। इनकी जो वेवलेंथ होती है, जो लेमडा इनका होता है वो बहुत क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तरंग दैर्घ्य इनकी बहुत छोटी होती है। तो जब छोटी तरंग दैर्घ्य है तो ये कुछ इस प्रकार से चलती है। तो इस प्रकार से जब चलती है ना तो ज्यादा अपर्दन करती है, इरोजन ज्यादा करती है, और ज्यादा अपर्दन करने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जब छोटी तरंग दैर्घ्य होती है तो अपर्दन ज्यादा कर देती है। अब ज्यादा जब अपर्दन होता है तो ये इसको हम विनाशी तरंगों के नाम से जानते हैं। क्लियर है। चलिए कुछ और तरंगे हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं उसके बाद। देखिए तो चौथा पॉइंट है, हम बात करेंगे यहाँ पर 1, 2 और ये 3, ठीक है। 1 गहराई के आधार पर 2, भूआकृति के आधार पर 3। अब हम चौथी बात यहाँ से करने वाले हैं, ठीक है। जो चौथी बात होती है वो होती है तरंगों के टूटने के आधार पर। तरंगों के टूटने के आधार पर, ठीक है। तरंगों के टूटने के आधार पर हम बात करेंगे तो 4 प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक ना। पहला है स्पिलिंग ब्रेकर, स्पिलिंग ब्रेकर। दूसरा है प्लंजिंग ब्रेकर, प्लंजिंग ब्रेकर। तीसरा है सर्जिंग ब्रेकर, और चौथा है कोलैप्सिंग ब्रेकर। कोलैप्सिंग ब्रेकर, ठीक है। ध्यान दीजिए, तरंगों के टूटने के आधार पर जब हम बात करेंगे तो 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, ठीक है। पहला है स्पिलिंग ब्रेकर, दूसरा है प्लंजिंग ब्रेकर, तीसरा है सर्फिंग ब्रेकर, ठीक है, सर्जिंग, सॉरी सर्जिंग, ग लिखिएगा, सर्जिंग ब्रेकर, ठीक है। और चौथा है कोलैप्सिंग ब्रेकर। इन तरंगों को समझाने से पहले मैं आपसे बात करूंगा सर्फ मंडल की, ठीक है। हम लोग समझेंगे किसको, सर्फ मंडल को समझेंगे इन तरंगों को समझने से पहले। सर्फ मंडल, सर्फ जोन क्या होती है, या सर्फ क्या होते हैं, या इसी को फेनिल तरंग भी कहते हैं, फेनिल तरंग भी कहते हैं, फेनिल तरंग भी इसी को कहते हैं, ठीक है। सर्फ मंडल या फेनिल तरंग क्या होती है, सीधे शब्दों में बताएंगे, ठीक है। देखिए ये तट हो गया, ठीक है, ये तट हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये कोई तट है और इस तट से आकर के कोई लहरें क्या कर रही हैं, टकरा रही हैं। तो जब लहरें आती हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बना देती है ना। जब लहरें आती हैं तो कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। ध्यान दीजिएगा, लहर आ रही है तो आते 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 क्या होती है कि इसका श्रृंग, लहरों का जो श्रृंग है, यानी कि ये जो श्रृंग है ये इतना ऊंचा हो जाता है, ठीक है। तट पर आते आते लहरों का श्रृंग इतना ऊंचा हो जाता है, तट पर लहरें आती है तो एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए जब लहरें जो है या तरंगे तट के पास पहुंचती है तो उनकी ऊंचाई घटती है कि बढ़ती है। तो ध्यान दीजिएगा, जब लहरें, ठीक है, तट के पास में आती है ना, जब लहरें तट के पास में आती हैं तो उनका जो निचला हिस्सा होता है वो तट से टकराने लगता है, ठीक है। उनका निचला हिस्सा तट से क्या करता है, टकराने लगता है, और यहाँ भारी मात्रा में अपर्दन होता है, उनको जगह मिल नहीं पाती है। तो जगह न मिलने की वजह से इनकी गति क्या है, बढ़ती चली जाती है। हालांकि गति भी खोती है ये, लेकिन जब जगह नहीं मिलता है ना तो ये ऊपर की तरफ उठती है और इनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो जब लहरें तट की तरफ बढ़ती हैं तो उनकी गति कम होती है लेकिन उनकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है।
और इनकी ऊंचाई में जब वृद्धि हो जाती है तो ऊंचाई में वृद्धि के कारण इनका जो श्रिंग होता है, ऊपर वाला जो इलाका होता है, जो श्रिंग होता है, ये वाला भाग है ना, ये नीचे गिरता है, ये टूटता है। टूट करके ये तट की तरफ क्या करती हैं, गिरती हैं। तो आपने देखा होगा कि लोग उसमें क्या करते हैं कि सर्फिंग करते हैं। सर्फिंग का मतलब एक ले लेंगे पहिए वाली गाड़ी टाइप का, जो ऐसे चलते हैं, उसमें पहिया नहीं लगा होता है, ठीक, नाव की तरह ऐसे होता है, ले करके खड़े होके उस पर क्या करते हैं, लोग सरकते हैं उसमें, पानी में लहर लहर आ रही है, उसके बीच में जाते हैं सब किनारों के पास में। ध्यान दीजिए, किनारों के पास में, वो बहुत अंदर नहीं होता है। तो उसी को कहते हैं सर्फ मंडल या फेनिल तरंग, ठीक है। जब कोई लहर किनारे पर आती है तो इतना ऊंचा हो जाता है, इसका श्रिंग इतना ऊंचा हो जाता है कि वह टूट करके तट की तरफ गिरता है। जब कोई तरंग महासागरीय जल से सतह पर से जब कोई जल तरंग या कोई लहर जब तट की तरफ बढ़ती है तो उसका श्रिंग ऊंचाई इतना ज्यादा हो जाता है कि वह टूट करके तट की तरफ गिरना चालू हो जाती है। तो जब टूट करके वह तट की तरफ गिरना चालू हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं ब्रेकर। ब्रेकर, ठीक है, तरंगों का टूटना, उसको कहते हैं ब्रेकर, यानी कि तरंगों का टूटना। और टूटती हुई तरंगों को कहते हैं सर्फ या फेनिल तरंगे, ठीक है। और ये पूरा सर्फ मंडल मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब इसमें जो तरंगों के टूटने का जो क्रम है वो कुल 3 प्रकार से होता है, ठीक है। कोलैप्सिंग क्या होती है मैं बताऊंगा। ब्रेकर 3 प्रकार के होते हैं। कुल जो ब्रेकर तय किए गए हैं वो 3 ही तय किए गए हैं, अलग अलग आपको मिल सकता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। पहला होता है स्पिलिंग ब्रेकर, ठीक है। स्पिलिंग ब्रेकर में सर्फ मंडल में स्पिलिंग ब्रेकर क्या होता है कि जब ये टूटता है तो लगता नहीं है कि टूटेगा, ठीक है, ये धीरे से जाकर के मिक्स हो जाता है। स्पिलिंग ब्रेकर धीरे से मिक्स होती है, ठीक है, और वहां झाग बना देती है। स्पिलिंग ब्रेकर तरंगे, कुछ तरंगे इसमें ऐसी होती हैं ना, आगे का जो इलाका होता है वो धीरे से मिक्स होता है और झाग उत्पन्न कर देता है, फोम उत्पन्न करता है, व्हाइट व्हाइट दिखने लगता है, तो उसको कहते हैं स्पिलिंग ब्रेकर, ठीक है। दूसरी होती है प्लंजिंग ब्रेकर। प्लंजिंग ब्रेकर क्या होता है कि जब तरंग ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाती है, देखिए एक तो स्पिलिंग हो गया, ऐसे एक स्पिलिंग हो गया ना, एक तो ऐसे ऐसे तरंग आ रही है ऐसे, ठीक है, और मिक्स हो गई। तो मिक्स हो गई तो वहां जहां मिक्स होती है दूसरे पानी में, उसको क्या करती है, झाग उत्पन्न करती है वहां, ठीक है, फोम उत्पन्न करती है, उसको स्पिलिंग ब्रेकर कहते हैं। दूसरा है प्लंजिंग ब्रेकर। जब शीर्ष ऊंचा हो जाता है बहुत ज्यादा तो तरंग आती है तो टूट के गिर जाती है ना। जब तरंग ऊपर चढ़ती है तो टूट करके नीचे दाएं से नहीं गिर जाती है, ठीक है, ऐसे प्रक्रियाएं होती हैं। तो वर्टिकली ये गिरती है। स्पिलिंग प्लंजिंग ब्रेकर क्या करती है कि वर्टिकली गिर जाती है नीचे की तरफ, तो इसको कहते हैं प्लंजिंग ब्रेकर। और गिरने के बाद जो तरंगे, कुछ तरंगे ऐसी होती हैं कि गिरने के बाद ये तट की तरफ बढ़ती है, यानी कि जब ये गिरता है नीचे तो गिर के फिर उछलता है तट की तरफ, तो गिर के यहाँ से फिर जब तट की तरफ ये उछल के बढ़ता है तो इसको कहते हैं सर्जिंग ब्रेकर। इसको कहते हैं सर्जिंग ब्रेकर, ठीक है। अब चौथा प्रकार है कोलैप्सिंग ब्रेकर। ये सीधे से शब्द से आप समझ लीजिए, इसका मतलब है कोलैप्स होना। कभी कभी क्या होता है कि तरंगों के जो पीछे का इलाका होता है कोलैप्स हो जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोलैप्सिंग ब्रेकर, यानी कि पूरी की पूरी तरंग ही नीचे गिर जाती है। ऐसा कब होता है, जब इसके आगे कोई चट्टान वगैरह ऐसी चीज आ जाएगी तो सीधे कोलैप्स हो जाएगा, वहीं गिर के खत्म हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ने का कोई वहां पर प्रोसेस में नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमने बता दिया आपको सर्फ मंडल या फेनिल तरंगों को, क्लियर। अब हम बात करेंगे अगला, जिसके बहुकारक हैं, पांचवा, बहुकारकों के आधार पर, बहुकारकों के आधार पर, ठीक। पहला है रोग तरंग। रोग तरंग, इसको सुपर तरंग भी कहते हैं, सुपर तरंग भी कहते हैं, इसी को सुपर तरंग भी कहते हैं, ठीक है। ROGUE, रोग वेव्स, या इसी को मॉन्स्टरस वेव्स भी कहते हैं, मॉन्स्टरस वेव्स भी इसको कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, रोग तरंगे क्या होती हैं, जब महासागरीय जल में प्रचंड लहरें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, असमान अत्यधिक ऊंचाई वाली लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, तो इसी को रोग तरंग या सुपर तरंग कहते हैं, ठीक है। वास्तव में इसमें होता क्या है कि छोटी छोटी तरंगों का एक्चुअली ओवरलैपिंग हो जाता है, ठीक है। ये अन्य तरंगों के, यानी कि कई तरंग, एक तरंग आई, दूसरी आई, तीसरी आई, चौथी आई, तो कई तरंगों के जब कई तरंगों का जब ओवरलैपिंग बनता है तो रोग तरंग या सुपर तरंग जनरेट हो जाती है,
ठीक है, इसको बोलते हैं मॉन्स्टरस या रोग वेव्स। पूछता है एग्जाम में कि ओवरलैपिंग करने वाली तरंग कौन सी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, रोग तरंग या सुपर तरंग क्या करती है, प्रचंड होती है। ठीक है, अत्यधिक उत्पन्न होती है, ऊंचाई तक, अत्यधिक ऊंचाई तक उत्पन्न होती है और असमान तरीके से उत्पन्न हो जाती है। इसको बोलते हैं रोग तरंग या सुपर तरंग। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, कुछ तरंगों को स्वेल कहा जाता है। स्वेल, ठीक है, कुछ तरंगों को स्वेल कहा जाता है। तो स्वेल तरंगे क्या होती हैं या स्वेल क्या होते हैं, देखिए कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो तट से बहुत दूर महासागरीय जल में उत्पन्न होती हैं। तट से बहुत दूर चली जाती हैं, जब उत्पन्न होती है ना तो तट से यानी कि तटों से बहुत दूर अंदर महासागर में ही रह जाती हैं। ठीक है, जिनको स्वेल कहते हैं। ये अपनी ऊर्जा खोती चली जाती हैं, यानी कि इनमें अब वो ऊर्जा नहीं रहती है। इनकी विशेषता क्या है कि ये बहुत दूर उत्पन्न होती हैं और वहीं पर अपनी ऊर्जा खो देती हैं, ये तटों तक नहीं आती हैं। ऐसी तरंगों को स्वेल तरंगे कहते हैं। ये उत्पत्ति क्षेत्र से बाहर चली जाती है। इनकी विशेषता क्या है कि स्वेल तरंगे उत्पत्ति क्षेत्र से बाहर चली जाती हैं, जिससे इनमें ऊर्जा की आपूर्ति बंद हो जाती है। इनका वेग पवन के वेग से अधिक हो जाता है। ठीक है, एक और चीज नोट कर लीजिएगा, इनका वेग पवन के वेग से इतना ज्यादा हो जाता है कि यह बहुत दूर चली जाती है और फिर भी ये लगातार लंबी दूरी तक ट्रेवल करती रहती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कहानी हो गई रोग तरंग की, स्वेल की। ठीक है, एक चीज और यहाँ से आप बात करनी है, ठीक है, वो है प्रतोड़न रेखा। प्रतोड़न रेखा, ठीक है, देखिए जब भगनोर्मी, अच्छा भगनोर्मी का नाम मैंने लिया है तो बता दूं कि ब्रेकर को ही भगनोर्मी कहते हैं। ब्रेकर को ही भगनोर्मी कहते हैं। और इनका याद रख लीजिएगा, ये जो चीजें हैं भगनोर्मी में, ठीक है, सबसे पहले आता है स्पिलिंग ब्रेकर, दूसरा आता है प्लंजिंग ब्रेकर, तीसरा आता है सर्जिंग ब्रेकर। ठीक है, जब इंग्लिश में जानते रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया होता है, तो अगर हिंदी दिया हो, समझ में आपको नहीं आ रहा है, तो इंग्लिश वाला पोर्शन खोलिए। इसलिए मैंने आपको बहुत सी चीजें जो टर्म है वो इंग्लिश में आपको बता रखा है। ठीक है, देखिए प्रतोड़न रेखा क्या होती है ना, ये अगर तट है, ये तट है, तो तट से किसी जगह पर, जैसे यहाँ पर तट से कुछ दूर, तट से कुछ दूर क्या होती है कि तरंगे टूट जाती हैं। तट से कुछ दूर पर भगनोर्मी होती है, यानी कि तरंगे टूटती हैं। और जहां जितनी दूरी पर तरंगे टूटती हैं, वहां अगर एक तट के समानांतर एक रेखा अगर खींची जाए इस तरीके से, तो तट जहां पर, यानी कि जहां पर प्लंजिंग ब्रेकर का निर्माण हो रहा है, जहां पर तरंगे टूट रही हैं, तट से तरंगों के टूटने तक, ठीक है, तट से तरंगों के टूटने का जो इलाका होता है, वहां पर अगर एक समानांतर रेखा, तट के समानांतर रेखा खींची जाएगी, तो उसी समानांतर रेखा को प्रतोड़न रेखा कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्लंजिंग ब्रेकर जहां पर होता है, वहां पर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तरंग आके टूट रही है। ठीक है, देखिए ऐसे है, ठीक है, ये तट है, तो तट से तरंग यहाँ पर ये तट है, लेकिन जो तरंग है वो यहीं पर आके टूट गई, तो तरंगों के समानांतर जो रेखा खींचेंगे, उसी रेखा जहां पर आके पानी लगातार गिर रहा है, टूट रहा है, तरंगे टूट रही हैं, उसको बोलते हैं प्रतोड़न रेखा। ठीक है, अब बात समझिए, इसको जब तरंग यहाँ पर आगे बढ़ जाती है ना, सर्जिंग ब्रेकर, तो यहाँ पर होता है श्वास। श्वास में क्या होता है कि तरंग जब टूट करके आगे बढ़ती है, तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बहुत सी चीजों को लेकर के तट तक आ जाती है। ठीक है, अब तट तक मान लीजिए कि जैसे ऐसे तरंग यहाँ पर तट तक आई है ना, दूसरा बनाते हैं यहाँ पे, जैसे तरंग यहाँ पर आई है तट पर, लेकिन जब ये गिरती है ना, तो जो आगे वाला पानी होता है, जो ये वाला हिस्सा होता है, ये नीचे से होकर के वापस जाता है। भाई तट से वापस जाएगा ना, तो नीचे से होकर के वापस जाता है। इसी को बोलते हैं बैकवाश। इसी को बोलते हैं बैकवाश। इंग्लिश ध्यान दीजिएगा, ठीक है, हिंदी में बहुत कुछ कहा जाता है, इसी को कहते हैं बैकवाश। तो आया पहले कौन, स्पिलिंग ब्रेकर, प्लंजिंग ब्रेकर, सर्जिंग ब्रेकर, फिर जब कोलैप्सिंग हो गया तो फिर क्या हुआ, बैकवाश, पीछे जा रहा है तरंग, तो वो पानी क्या होता है, उसके नीचे से होकर के जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आपसे ध्यान में रखिएगा कि तरंगे कब टूटती हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि तरंगे कब टूटती हैं। ध्यान दीजिए, जब ढलान, जब यहाँ पर आया और ढलान, जब ढलान 1/7 हो जाता है, जब ढलान 1/7 हो जाता है, तो तरंगे क्या होती हैं, टूट जाती हैं। तो 1/7 को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, तरंगों के टूटने में इनकी गहराई का बड़ा संबंध होता है।
ठीक है, यानी कि तरंगों के टूटने में उनकी ऊंचाई और जल की गहराई का संबंध होता है। जैसे जब 3/4 हो जाए, 3/4 हो जाए तो तरंगे क्या होती हैं, टूटने लगती हैं। ठीक है, 3/4 का मतलब क्या है कि यदि 3 फीट ऊंची तरंग है, ठीक है, 3 फीट ऊंची तरंग है और जल की गहराई 4 फीट है, यानी कि 3 फीट ऊंची तरंग, 3 फीट ऊंची तरंग की जो गहराई है केवल 4 फीट रह गई, तो वहां पर क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग हो जाएगा, वो तरंग टूट जाएगी। ठीक है, इसको समझ लीजिए कि 3 फीट ऊंची तरंग आ रही है, ठीक है, और गहराई बहुत ज्यादा है, लेकिन जहां पर उसकी गहराई केवल 4 फीट बची है, तट से केवल 4 फीट गहराई उसकी बची है, तो वहां से वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। आपने देखा होगा कि तट से कुछ दूर ही स्थित लोग क्या करते हैं कि जाकर उसमें स्विमिंग करने लगते हैं, सर्फिंग करते हैं, घूमते हैं, उसी को सर्फिंग बोलते हैं ना। ठीक है, सर्फ मंडल पर ही लोग सर्फिंग करते हैं, उसी को सर्फिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। देखिए कहीं कहीं पर सर्फ बहुत भयानक आते हैं, ठीक है, बहुत भयानक भयानक सर्फ आते हैं। सर्फ, सर्फ नहीं कह रहा हूं, सर्फ कह रहा हूं, सर्फ। ठीक है, या फेनिल तरंगे बहुत भयानक आती हैं, जैसे गिनी की खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में भयानक भयानक सर्फ आते हैं जो कि विनाशकारी होते हैं। गिनी की खाड़ी में ऐसे आने वाले सर्फ को कहते हैं कलेमा। ठीक है, गिनी की खाड़ी में आने वाले ऐसे सर्फों को बोला जाता है, कहाँ आते हैं भाई, ये गिनी खाड़ी में, गिनी की खाड़ी में आने वाले ऐसे सर्फों को कलेमा बोलते हैं। और अटलांटिक तट अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अटलांटिक तट पर क्या होता है, तो राज डी मारे होता है, रेज डी मारे। ठीक है, राज डी मारे अटलांटिक तट पर, उत्तर में, उत्तरी अटलांटिक सागर में, अटलांटिक के तट पर इसको राज डी मारे कहते हैं। ठीक है, यूरोप, यूरोप के आसपास में, आप उसको ध्यान में रखिएगा। मैंने ये पूछा था, कलेमा गिनी के तट पर भयानक जो सर्फ आते हैं उसको कलेमा के नाम से जानते हैं। चलिए, ये तो कहानी इतनी हो गई। ठीक है, बैकवाश क्या हो गया, अंतः प्रवाह जब पानी का होता है उसको बैकवाश कहते हैं। ठीक है, पानी, तरंगे आती हैं, यहाँ टूटती हैं, तो जो पानी आगे वाला हिस्सा होता है वो पहले जाता है, यानी कि बाद में आने वाले जल के नीचे से होके जाता है, जो कंकड़ पत्थर वगैरह को ये लेके चला जाता है, उसको कहते हैं बैकवाश। ठीक है, देखिए जब सर्फिंग हो रही है, जब सर्फ हुआ यानी कि फेनिल तरंग टूटी, फेनिल तरंगों के टूटने को सर्फ कहते हैं। और जब सर्फ हो जाता है तो कुछ जो तरंगे होती हैं जब तट से आकर के टकरा जाती हैं तो जल विक्षुब्ध हो जाता है। जल क्या होता है, विक्षुब्ध हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये तट है और जल यहाँ पर क्या हो जाएगा, विक्षुब्ध हो जाएगा, तो जो बचा खुचा पानी होता है कुछ समय के लिए तट के समानांतर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, तरंगों के टूटने के बाद जो जल का पानी, जो तट के समानांतर जो जल प्रवाहित होता है ना, बिल्कुल तट के समानांतर प्रवाहित होने वाले जल को, इसको नाम देते हैं वेलांचली धारा, वेलांचली धारा, इसको नाम दिया जाता है वेलांचली धारा। लिटोरल करेंट, लिटोरल करेंट। ठीक है, जब तरंग आती है, धाराएं आती हैं, बड़े बड़े तट के तट पर टूट जाती हैं, है ना, पुलिन पर यानी कि बीच पर वो टूट जाती हैं, आगे आ जाती हैं, तो फिर तट के समानांतर बहने लगता है चुपचाप, उसी को बोलते हैं वेलांचली धारा या लिटोरल करेंट। ठीक है, छोटी छोटी जो धाराएं होती हैं उनको कैपिलरी या तरंगिकाएं कहते हैं, याद रखिएगा इसको। ठीक है, उसमें बहुत कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां से बात करते हैं तरंगों के विवर्तन की, वेव डिफ्रैक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तरंग विवर्तन क्या होता है, ठीक है, वेव डिफ्रैक्शन क्या होता है, ध्यान दीजिए। यहां पर लिखते हैं तरंग विवर्तन, तरंग विवर्तन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि तरंग आई और ये अफ्रीका है, ठीक ना, ये अफ्रीका है। मान लीजिए कि एक तरंग इधर से आ रही है, तो तट की दिशा ऐसी त्रिकोणीय है कि यह तरंग, जो तरंगे हैं आकर के सीधे क्या हो रही हैं, घूम जा रही हैं। सीधी बात मैं बता रहा हूँ, दिशा से टकरा करके तरंगे क्या हो रही हैं, घूम जा रही हैं। ठीक है, टकरा करके नहीं, उसकी ऐसी तट की ऐसी स्थलाकृति है जिसके कारण तरंगे घूम रही है, इसी को बोलते हैं तरंग विवर्तन। ठीक है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं तरंग विवर्तन। एक होता है वेव, ये वेव डिफ्रेक्शन हो गया, एक होता है वेव रिफ्लेक्शन। जब जब बिल्कुल ही ज्यादा समकोण रहेगा तो जा करके उससे टकराएगा, हालांकि यह स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। हाँ, कभी कभी उत्पन्न होती है जब एक तरंग इधर से आई, दूसरी तरंग इधर से आई, दोनों टकरा के दोनों की ऊंचाई बढ़ जाती है, तब वहां पर नोड्स और एंटी नोड वाली बात आती है। ठीक है, जहां पर एंटी नोड्स आते हैं वहां पर तैराक तैर और नहीं पाते हैं, बाकी चीजें होती हैं, है ना, वहां आपको नहीं जाना है। फिलहाल इतना डीप में बताना आपके लिए तरंगों के बारे में काफी है।
क्लियर है? अगर कोई डाउट हो, कोई चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट करके उसको पूछ लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या है। और जैसा कि मैंने बताया कि टेलीग्राम ग्रुप में जो कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, हम लोग क्विज करते हैं, वहाँ पर डिस्कशन भी होता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको भी सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करिएगा। धन्यवाद।